नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल होम्योपैथ पर। मैं हूं डॉक्टर रवि रोशन और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं साथियों पुरुषों में होने वाली एक गंभीर समस्या हाइड्रोसील के बारे में। हाइड्रोसील साथियों आप जानते हैं कि अक्सर हाँ लड़कों में हो जाता है, पुरुषों में हो जाता है, ऐसा कहें, क्योंकि हाइड्रोसील एक ऐसी समस्या है जो कि जन्म लेने वाले बच्चे से लेकर के और अधिक से अधिक उम्र तक के व्यक्ति को जो है इसका समस्या देखने को मिलते रहता है आजीवन, पूरे जीवन में। चाहे वो किसी चोट की वजह से हो, किसी झटके, किसी जोर के वजह से हो, किसी तरह के बीमारी की वजह से ये कंडीशन हो जाए, किसी भी कारण से हो, लेकिन हाइड्रोसील एक ऐसी समस्या है जो पुरुषों को कभी ना कभी अपने जीवन में फेस करना ही पड़ता है। किसी को एक बार फेस करना पड़े, किसी को 10 बार करना पड़े और किसी को पूरा जीवन उसके साथ गुजारना पड़े। ये अलग अलग लोगों की अपनी अपनी कहानी हो सकती है साथियों। तो इस वीडियो में मुख्य रूप से हम लोग समझेंगे साथियों कि हाइड्रोसील, एक तरह से कहें कि डेफिनेशन हाइड्रोसील का हम समझने की कोशिश करेंगे, इसके साइन एंड सिम्टम्स को समझेंगे, टाइप्स समझेंगे, कॉजेस समझेंगे, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, रिस्क क्या क्या, किसको किसको रिस्क होता है, मतलब कौन कौन रिस्क पे है, किसको ज्यादा डर होता है हाइड्रोसील होने का, क्या करें इसके लिए, प्रिवेंशन के तौर पे क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन इसके क्या क्या हो सकते हैं, और उसके बाद हम चर्चा करेंगे साथियों ट्रीटमेंट के बारे में, इसके कि हम क्या क्या मेडिसिन जो है यूज कर सकते हैं। तो समय न बर्बाद करते हुए चलिए साथियों शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक हाइड्रोसील। जो भी मेरे नए जो भी व्यूअर हैं जो कि पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा अगला जो भी वीडियो हो वो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके, और इसके लिए आपको जो है बेल आइकन भी दबाना पड़ेगा। अगर जानकारी पसंद आती है साथियों तो लाइक करना ना भूलें, इससे हमारे एक तरह से कहें कि कॉन्फिडेंस को बिल्डअप मिलता है। उसके साथ अगर आपको कुछ पूछने या बतलाने जैसा हो या फिर लगे कि कुछ सजेस्ट करना है किसी टॉपिक पर, अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप प्लीज़ सजेस्ट करें, मैं ज़रूर उस पर काम करूंगा। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए साथियों शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक हाइड्रोसील। सबसे पहले समझेंगे साथियों कि डेफिनेशन क्या है, हाइड्रोसील को कैसे, किसको कहते हैं हाइड्रोसील। तो हाइड्रोसील को मोटे मोटी तौर पर हम समझ सकते हैं कि आपके स्क्रोटम में स्वेलिंग हो जाना हाइड्रोसील कहलाता है। अब स्वेलिंग हो जाना किस तरीका का, तो आपके स्क्रोटम में जो टेस्टिकल्स, 2 टेस्टिकल्स आपके होते हैं अंडकोश, लेफ्ट और राइट, उसके चारों तरफ जो है वो एक सराउंडिंग, एक सैक से सराउंडेड होता है, एक सैक नुमा जो पतला सा सैक उसको चारों तरफ से घेरे रहता है। ये उसका मैकेनिज्म होता है, और उसी सैक में, उस पतले से सैक में जब पानी भरना, फ्लूइड भरना शुरू हो जाता है तो वो बढ़ते बढ़ते जो बड़ा होना शुरू होता है और बढ़ के एक कंडीशन आता है, बड़ा जब हो जाता है तब हम उसे हाइड्रोसील कहते हैं। हाइड्रोसील को नॉर्मली लोग इस तरीका से भी समझाते हैं कि हाइड्रो मतलब वाटर और सील मतलब पैक्ड, मतलब पैक्ड वाटर, आपके जो वो स्क्रोटम का जो सैक है उसमें वाटर पैक रहता है और वो बढ़ते चला जाता है, तो उसको हम हाइड्रोसील कहते हैं। अब साथियों इसको अलग अलग तरीका से समझा जा सकता है, जैसे कि अगर हम बच्चे की बात करें, नवजात शिशु की बात करें, तो एक तो ये रिपोर्ट भी कहता है कि जो भी नवजात शिशु बालक जो जन्म लेते हैं, तो सारे की अगर हम बात करें उसमें 5% जो जन्म लेने वाले बच्चे होते हैं उनमें हाइड्रोसील की समस्या होती है, जन्म से ही होती है, उनके स्क्रोटम में स्वेलिंग जन्म से ही होता है। तो वो घबराने की समस्या नहीं होती, उसमें कोई किसी तरह का चिंता नहीं होता, क्योंकि वो 6 महीने, साल भर या ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 साल में जो है ऑटोमेटिकली वो ठीक हो जाता है। उसका बहुत बड़ा कारण क्या होता है कि जो आपका जो टेस्टिकल जो बच्चे का होता है वो जो पेट से आपके एब्डोमिनल रीजन से जो है नीचे स्क्रोटम के एरिया में आता है खसक करके, तो उस टाइम में उसमें वो ओपन रहता है, उसका सैक जो है खुला रहता है और उसमें लिक्विड फिल्ड रहता है ताकि उसके बाकी जो प्रोसीजर है वो इजीली हो सके। लेकिन वो नीचे आने के बाद, अपने जगह पर पहुंचने के बाद जो है पैक कर दिया जाता है, वो बंद हो जाता है। तो उसके वजह से जब बंद हो जाता है तो पानी तो ऑटोमेटिकली साल 1.5 साल में सूख जाता है और बाद में पानी आता नहीं है, तो वो नॉर्मल हो जाता है 1.5 साल में। लेकिन जब वो नहीं आता है, मतलब कि कभी कभार ये होता है कि जब सैक तो अपने आप टेस्टिकल के साथ, पूरा सैक वैक के साथ जो है अपने जगह स्क्रोटम के एरिया में तो आ गया, लेकिन वो जो ड्रेनेज जो बंद होना चाहिए वो बंद नहीं हुआ। पानी सोख तो रहा है, सूखना तो अपने समय से है, लेकिन पानी का फ्लो जो है वो नहीं बंद हो रहा, पानी उसमें जमा हो ही रहा है, पानी उसमें आ ही रहा है, और उसके वजह से वो परसिस्ट करता है। तो बच्चों के लिए भी ये कहा जाता है कि 1 से 1.5 साल में अगर टेस्टिस का जो स्वेलिंग है अगर टेस्टिकल्स में, और बच्चे में 1 से 1.5 साल की उम्र तक अगर नहीं खत्म हुआ है, तो जल्दी से जल्दी जो है आपको अपने किसी नजदीकी चिकित्सा सलाहकार से मिलना चाहिए, उसको दिखलाना चाहिए और उसका इलाज कराना चाहिए। वो बहुत बेहतर रिजल्ट आपको जो है उससे मिल सकता है। उसके बाद अगर हम बुजुर्गों की बात करें, अगर बुजुर्ग या
कोई भी अधेड़ उम्र मतलब टॉडलर से लेकर के और ओल्ड एज तक की किसी की भी अगर हम चर्चा करते हैं, एडोलेसेंट्स वगैरह सबकी बात कर रहा हूँ मैं, तो जो भी मेल हैं सिर्फ नवजात को छोड़ करके उनको एक तो किसी को भी चोट की वजह से हाइड्रोसील का कंडीशन हो सकता है, किसी तरह का स्ट्रेन पड़ जाए मतलब चलने फिरने में या कुछ करने में, किसी तरह का एक्शन प्ले करने में कुछ अगर बहुत ज़्यादा झटका लग जाता है या स्ट्रेन खिंचाव किसी तरह का पड़ जाए उसके वजह से हो सकता है। एक अदर फैक्टर क्या हो जाता है आपका कि और बहुत सारे कारण क्या होते हैं कि आपके किसी तरह के मेडिकेशन या हेल्थ ट्रीटमेंट की वजह से भी ये चीज़ होता है और हेल्थ कंडीशन भी अलग अलग होते हैं जिसकी वजह से ये होता है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो ये आप समझ गए कि हाइड्रोसील क्या होता है। अब साथियों समझते हैं इसके सिम्टम, साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या है। तो सबसे पहला जो साइन एंड सिम्टम हम देखेंगे कि पेनलेस स्वेलिंग होता है, मतलब कि स्टार्टिंग में जो इनिशियल स्टेज होता है दर्द के चोट की वजह से अगर हुआ हो हाइड्रोसील तो अलग बात है, बाकी अगर बगैर चोट के अगर हाइड्रोसील का कंडीशन हो तो उसमें पेन नहीं होता और पेन ना होने के साथ साथ स्वेलिंग बढ़ता है। हाँ, पेन आता है कब आता है, जब स्वेलिंग बढ़ते चला जाता है, बढ़ते बढ़ते उसका हेवीनेस बहुत ज्यादा, वेट बढ़ जाता है, आपका फिजिकल मूवमेंट बहुत ज्यादा ऑब्स्ट्रक्ट होता है और उस कंडीशन में जाकर के क्या होता है कि वजन बहुत ज्यादा वजन होने की वजह से, बहुत ज्यादा हेवी वेट हो जाने की वजह से उसमें पेन आना शुरू होता है और जैसे जैसे वो जो उसका साइज जो है बड़ा होते जाता है वैसे वैसे आपको जो है पेन आपका जो है वो इंक्रीज करता है। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम है साथियों। अब साथियों बात करते हैं टाइप्स एंड कॉजेज की। सबसे पहले समझे टाइप्स तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इसको बांटते हैं, लेकिन हम मुख्य रूप से इसको समझेंगे जन्म से लेकर के मृत्यु के हिसाब से। तो हम समझेंगे इसको दो टाइप्स में। सबसे पहला टाइप जो हमारा होगा वो होगा कम्युनिकेटिंग आपका, और दूसरा जो हो जाएगा नॉन कम्युनिकेटिंग हो जाएगा। मतलब एक कम्युनिकेटिंग टेस्टिकल हो गया, दूसरा नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील हो गया। अब साथियों सबसे पहले नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील की चर्चा करें तो नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील का कुछ खास आपको अगर समझना है तो उसको स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि नवजात शिशु में जो होता है जब बच्चा भ्रूण के रूप में होता है, माँ के गर्भ में होता है और जन्म के बाद जो है मतलब उसका ऑर्गन जो होता है वो तो एक तरह से आप समझते हैं कि जब माया ब्लास्ट के बाद पूरा ऑर्गन जब बनता है तो एक तरह से एक ढेला जैसा होता है, एक जगह पर एक लोथरा जैसा होता है मांस का, और उसी में अलग अलग तरीका से जब वो पूरा बॉडी एक एक करके अलग अलग ऑर्गन निकल रहा होता है, अलग अलग ऑर्गन का पूरा शेप एंड स्ट्रक्चर जब तैयार हो रहा होता है तो उसी दौरान जो आपका टेस्टिकल जो बच्चे का होता है वो एब्डोमिनल एरिया में होता है, ऊपर की तरफ होता है, वो स्क्रोटम के एरिया में गया नहीं होता है। जन्म के दौरान और जन्म के बाद जो है वो स्क्रोटम में पहुंचता है। तो उस समय में जब स्क्रोटम में वो जाता है तो टेस्टिकल आप जानते हैं कि एक सैक से घिरा हुआ एक सराउंडेड एरिया होता है, एक आपका ऑर्गन है, और वो जब एब्डोमिनल रीजन में होता है उस समय भी वो सैक में ही होता है और वो जब टेस्टिकल में जाता है तो अपने सैक को साथ में ले करके जाता है और वो सैक नीचे चला जाता है, आपके स्क्रोटम में चला जाता है बच्चे के। तो उसका जो कनेक्शन होता है ऊपर से एक तरह से कहें कि वो बंद हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली उसका ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बंद हो जाता है, उसमें पानी आने का सिस्टम बंद हो जाता है और जो लिक्विड पहले से है जो साथ में सैक में गया है एब्डोमिनल रीजन से स्क्रोटम में, वो धीरे धीरे करके 6 महीने 1 साल 1.5 साल में जो है सूख जाता है। तो इस तरीके से हाइड्रोसील नॉर्मल हो जाता है। लेकिन किसी किसी कंडीशन में क्या होता है कि वही जो ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बंद नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से पानी आपका नॉर्मली जो सूखना चाहिए सूखता तो है लेकिन ऊपर से फ्लूइड का आना बंद नहीं होता है और फ्लूइड जो ऊपर से आते रहता है जिसकी वजह से स्वेलिंग कंटिन्यूअस बना रहता है। और इसीलिए कहते हैं कि 1 से 1.5 साल के अंदर अगर बच्चे का हाइड्रोसील कंप्लीट नहीं हुआ है, नहीं सूखा है, अपने नॉर्मल स्टेज में नहीं गया, तो फिर जल्दी से आपको चाहिए कि अपने किसी डॉक्टर से मिले, हेल्थ प्रोवाइडर से मिले और उनसे बाकी जो है फर्दर बात करें। तो इस सारे स्टोरी में साथियों सबसे मेन चीज जो हमने समझा कि जब आपका एक तरह से नीचे जब आपका जो बच्चे का जो होता है टेस्टिकल अपने स्क्रोटम के एरिया में मूव करता है, जब वो नीचे खसकता है अपने सैक के साथ, तो उस समय में जब ड्रेनेज बंद नहीं होता, बंद होने का सिस्टम जो ड्रेनेज का होता है वो गड़बड़ हो जाता है, बंद नहीं हो पाता, पानी तो सोखता है लेकिन कितना ही सोखेगा, फ्लूइड ऊपर से आना बंद नहीं होता। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील। और वहीं पे जब आप पे जाता है और वो सूख भी जाता है, मतलब ड्रेनेज सिस्टम बंद भी हो जाता है और फिर भी हाइड्रोसील का फ्लूइड जो है वो नहीं सूख रहा होता किसी कारण से, तो उसको हम समझते हैं नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील के रूप में। तो ये आप समझ गए कि जन्म के समय में जो बच्चों में हाइड्रोसील होता है उसके क्या क्या प्रकार हैं। तो 2 तरह का है, कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील
नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिल। नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिल मतलब कि सैक का जो ड्रेनेज है वो बंद हो भी गया है, उसके बावजूद पानी जो है वो सूख नहीं रहा है, तो उसको हम कहेंगे नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिल। अगर ड्रेनेज में पानी नहीं सूख रहा है, उसका कारण है कि ड्रेनेज बंद नहीं हो पा रहा है। हाइड्रोसिल का पानी न सूखने का अगर कारण है कि बंद नहीं हो पा रहा है, खुला हुआ है, और कम्युनिकेशन एक तरह से कहें फ्लूइड का बना हुआ है, फ्लूइड जो है कंटिन्यू आ रहा है, तो वो आ जाता है कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिल के कंडीशन में। एक चीज समझने योग्य है कि कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिल में क्या होता है कि आपके साइज जो होता है आपके टेस्टिकल का, वो डिफर करते रहता है, क्योंकि अगर पोजीशन पे डिपेंड करता है, किस तरीके से बैठे हैं, किस तरीके से लेटे हैं, या किस तरीके का कपड़ा पहने हैं, ये सब पर बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि वो ऊपर की तरफ भी सरक सकता है, नीचे। हाँ, और ये भी एक ध्यान रखने बात है कि जैसे ऊपर की तरफ सरक सकता है, नीचे की तरफ सरक सकता है, तो ये जो प्रक्रिया इससे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आपका पेल्विक फ्लोर मसल जो है उसके वीकनेस का भी एक कारण होता है, मतलब इसके वजह से वो भी आपका वीक है, तब जाकर के ये कंडीशन हो रहा है। और उस कंडीशन में इसको आप एक तरह से इंग्विनल हर्निया का भी कंडीशन कह सकते हैं। ये स्थिति एक प्रकार से इंग्विनल हर्निया भी कहलाती है, या फिर इंग्विनल हर्निया का संकेत तो हम इसे कह ही सकते हैं। मतलब कि अगर या तो ये इंग्विनल हर्निया हो सकता है या इंग्विनल हर्निया का संकेत हो सकता है। अब बात करें साथियों रिस्क फैक्टर में कौन कौन आता है, मतलब किनको किनको ये हो सकता है, कौन कौन अंडर रिस्क है इस चीज को लेकर के। तो साथियों जैसा कि मैंने आपको बताया कि नवजात शिशुओं में आप जानते हैं कि 5% लगभग बच्चे जो मेल पैदा होते हैं उनको हाइड्रोसिल के साथ वो पैदा होते हैं, लेकिन उनमें से लगभग लोग जो है वो ठीक हो जाते हैं, मतलब 1 से 1.5 साल में जो है उनका सूख करके वो खत्म हो जाता है। तो ये एक रिस्क फैक्टर में आते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो वैसे नवजात जिनका जन्म तय समय से 2-3 हफ्ते पहले हो गया हो, वो भी रिस्क में आते हैं। मतलब खास करके वैसे नवजात जो कि जन्म का जो ईडीडी होता है, एस्टिमेटेड जो डिलीवरी डेट होता है, उसके अगर 2-3 हफ्ते पहले ही अगर मान के चलें कि जन्म हो जाता है, डिलीवरी करानी पड़ जाती है किसी वजह से, किसी कॉम्प्लिकेशन से या किसी भी कारण से, तो वो भी ज्यादा प्रोन होते हैं इस चीज के, इसको समझने जैसा। उसके बाद अगर स्क्रोटम के आपके किसी भी स्क्रोटम रीजन में, आपके पेनिस के रीजन में, हाइड्रोसिल के रीजन में अगर किसी तरह का इंजरी हुआ है, किसी तरह का स्ट्रेन पड़ा है, किसी तरह का झटका लगा है, तो ये भी एक चीज है जिसकी वजह से हाइड्रोसिल हो सकता है। उसके बाद किसी तरह का इन्फेक्शन हो, इन्फ्लामेशन हो, मतलब कि वो घाव की वजह से हो, किसी बीमारी की वजह से हो, बहुत सारे एसटीडी होते हैं जैसे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जो कुछ तरह के हैं, तो उनके वजह से हो, तो ये सारी कारण हो सकते हैं जिसके वजह से आपका हो सकता है। तो वो भी एक कारण माने इस तरीके से समझे कि किसी को अगर इस तरह का कोई रोग है, या इस तरीके का किसी को चोट लग जाता है, या फिर इस तरीके का किसी को कहें कि कोई बीमारी हो जाता है या झटका लग जाता है, तो वो बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर में आते हैं। उनके लिए ये जो है बहुत ज्यादा प्रोन हो जाते हैं, उनको ये हो सकता है। उसके साथ ये बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। अब साथियों कॉम्प्लिकेशन तो इसमें कुछ खास वैसे डायरेक्टली अगर हम कहें प्रत्यक्ष रूप से बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, क्योंकि हाइड्रोसिल आपको लाइफ थ्रेटनिंग एक तरह से नहीं होता है, लेकिन एक तरह से होता भी है। क्योंकि अगर मैं कॉम्प्लिकेशंस की बात करूं तो नॉर्मली हाइड्रोसिल है, थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ठीक है। लेकिन हाइड्रोसिल होने का कारण क्या है, जैसे कि कोई एसटीडी रोग है, कोई छुपा हुआ बीमारी है, कोई आपके इंटरनल किसी तरह का कोई ट्यूमर है, किसी तरह का कोई सिस्ट है जिसकी वजह से ऐसा है, क्योंकि आपके जो वो रिलेटेड जो भी ऑर्गन है उसमें अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा तो उसके वजह से टेस्टिकल में स्वेलिंग हो सकता है, उसके वजह से आपका हाइड्रोसिल का कंडीशन हो सकता है। तो वो जो हिडन फैक्टर्स होते हैं वो एक कॉम्प्लिकेशन होते हैं, वो भयावह होते हैं। और किसी तरह का अगर ट्यूमर वगैरह है, उसमें अगर किसी तरह का बढ़ावा हो रहा है, किसी तरह का ग्रोथ हो रहा है, और वो आपके टेस्टिकल्स का भी कारण बन रहा है, हाइड्रोसिल का कारण बन रहा है, वो बाद में हो सकता है आपके स्पर्म काउंट को नुकसान करे, आपके बहुत सारी चीज को। हालांकि हाइड्रोसिल डायरेक्टली इनफर्टिलिटी की तरफ बिल्कुल नहीं जाता है, हाइड्रोसिल का इनफर्टिलिटी से बिल्कुल भी लेना देना नहीं है, लेकिन हाइड्रोसिल होने का जो कारण है उसका जरूर हो सकता है। तो उसके उस तरीके से अगर हम देखें तो हाइड्रोसिल खतरनाक है, वरना ऐसे हाइड्रोसिल बस एक बढ़ा हुआ पानी, बढ़ा हुआ मतलब हाइड्रोसिल का एक आपके स्क्रोटम का बढ़ा हुआ रूप है जिसमें पानी भर गया है, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं है। बहुत ज्यादा जब बढ़ना शुरू होता है तो फिर वो पेनफुल हो सकता है, हेवी हो सकता है, आपके नॉर्मल लाइफ में जो है प्रॉब्लम कर सकता है, एम्बेरसमेंट का कारण हो सकता है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को घटा सकता है, क्योंकि एक उभार सा आपके और जेनिटल रीजन में जो है एक उभार सा बना हुआ रहता है, फूल जाता है पूरा, आप किसी तरह का टाइट कपड़ा नहीं पहन सकते हैं, तो ये सारी समस्याएं आती हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस तो हैं। ऊपर से अगर कोई इंटरनल कोई किसी तरह का बीमारी है, जैसे इंग्विनल हर्निया ही अगर अच्छा से हो गया है, या फिर आप कहें किसी तरह का एसटीडी रोग हो गया, तो ये जो है लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। तो ये सारी कंडीशन खतरनाक हो सकती है साथियों।
अब बात करते हैं कि प्रिवेंशन के रूप में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन को हम इस तरीके से समझते हैं, मतलब बचने के लिए कि हाइड्रोसिल ना हो उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो बच्चों की बात करें तो नवजात में जो 5% मैंने बताया कि 5% बच्चे इस चीज के साथ ही पैदा होते हैं, तो उसको तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, उसका कोई उपाय नहीं है। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि आप अपने प्रेगनेंसी को ध्यान दें और प्रेगनेंसी में आप बेहतर तरीका से सब कुछ को रखें ताकि आपके बच्चे का डिलीवरी ऑन टाइम हो, और उससे जो है मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जन्म के समय से निर्धारित समय से 2-4 हफ्ते पहले जिसका मतलब कि अर्ली डिलीवरी जिसका हो जाता है उसको ज़्यादा खतरा होता है। हालांकि प्रेगनेंसी की जहाँ तक बात है तो बच्चे का हाइड्रोसिल न बढ़ जाए इसके लिए हम ध्यान रखें, इसकी आवश्यकता नहीं है। बस ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी में अपने लिए भी और अपने आने वाले बच्चे के लिए भी पूरा सावधानी जो है बरतना चाहिए। हर तरह का प्रिकॉशन, हर तरह का प्रिवेंशन, हर तरह का जो लाइफस्टाइल जो भी चाहिए सब कुछ अप्लाई करना चाहिए। बच्चे के भविष्य के साथ और अपने भविष्य के साथ बिल्कुल भी मजाक नहीं करना चाहिए। तो ये कहने की बात है। ऐसे अगर हम कहें तो नवजात शिशु में जो होना है वो होता ही है। बाकी बड़ों में बात करें तो इंजरी से बचा जा सकता है, किसी भी तरीके की इंजरी से बच सकते हैं। जो जवान लड़के होते हैं वो जो खेलते कूदते हैं उस दौरान जो चोट वगैरह लगता है, तो जैसे क्रिकेट वगैरह में आप जानते हैं कि गार्ड आपका आता है आपके स्क्रोटम को सेव करने के लिए, उसको लगाने के लिए, तो गार्ड वगैरह जो आते हैं आप वो सारे इक्विपमेंट्स का उपयोग कर सकते हैं अलग अलग। उसके बाद आप बहुत सारी बीमारियों से बचने का व्यवस्था कर सकते हैं, जैसे कि आपके एसटीडी जिस तरह के रोग होते हैं, किसी भी तरह का एसटीआई होता है, आपके सेक्सुअली ट्रांसमिटेड किसी तरह का इन्फेक्शन होता है, तो उन सब से बचने के लिए आप बहुत तरह की चीज़ कर सकते हैं। जैसे बहुत तरह का चीज़ है आपको, जैसे कि आप सेक्स के दौरान ही देख लें कि अगर विभिन्न लोगों से सेक्स रिलेशन आपका बनता है तो कॉन्डम आप एक तरह का चीज़ है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं, जो आपके बहुत सारे एसटीआई से बचाता है आपको, बहुत सारे एसटीडी से बचाता है आपको। बाकी प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं। सेफ सेक्स आप जानते हैं कि हमारे देश में एक वैसे ही बहुत बड़ी समस्या है कि लोग सेफ्टी पे ध्यान नहीं देते सेक्स के मामले में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान देना चाहिए और सेफ सेक्स करना चाहिए। और बाकी प्रिकॉशंस बस वही है कि आप किसी तरह की बीमारी से बचाएं, खुद को फिट रखें, हेल्दी रखें, खुद को बीमार ना पड़ने दें, ओबेसिटी अपने शरीर में ना बढ़ाएं, ये सारी चीज़ आप कर सकते हैं। बाकी साथियों बात करते हैं लास्टली हम कि आखिर मेडिसिन क्या क्या यूज कर सकते हैं इस कंडीशन में। तो मेडिसिन के बारे में बात करें साथियों तो होम्योपैथ है, और होम्योपैथ टोटलिटी ऑफ सिम्टम है। तो टोटलिटी ऑफ सिम्टम अब 8,000-9,000 जो दवाई है होम्योपैथ में उसमें से कोई भी दवाई काम कर सकता है, बस उसका टोटलिटी ऑफ सिम्टम मैच करना चाहिए, मैक्सिमम सिम्टम जो है उसी मेडिसिन के साथ होना चाहिए, तो वही मेडिसिन काम करेगा। ये सिंपल सा लॉजिक है। हालांकि टेस्टिकल्स यानी कि हाइड्रोसिल के दौरान, हाइड्रोसिल जिसको होता है उनमें जो मैक्सिमम सिम्टम्स और रीजंस होते हैं, तो उनके हिसाब से मैं कुछ मेडिसिन आपको जो है बतलाना चाहूंगा, जिसमें से सबसे पहले तो मैं लेकर के चलूंगा आर्निका मोंटाना। आप जानते हैं आर्निका मोंटाना किसी भी तरह की इंजरी की रामबाण इलाज है, मतलब सबसे पहला दवाई है। चोट लगा है तो आर्निका चाहिए। उसके बाद बाकी सिम्टम्स भी हैं, बाकी चीज और बाकी मेडिसिन भी हैं, जैसे कि आपका एब्रोटेनम हो गया, आपका बर्बेरिस वल्गेरिस हो जाता है, क्लेमेटिस हो जाता है, कोनियम हो जाता है, डिजिटलिस हो जाता है, रोडोडेंड्रन हो जाता है, स्पॉन्जिया हो जाता है। मतलब कि कितने ही मेडिसिन का नाम लिया जाए, यहाँ तक कि एकोनाइट हो गया, नक्स हो गया, बहुत सारी मेडिसिन है जो आपको इसमें काम कर सकती है। लेकिन आपको डिपेंड करता है सिम्टम पे कि किस सिम्टम के आधार पे आप मेडिसिन चयन करने जा रहे हैं साथियों। जैसे कि मोटे मोटी तौर पे हम समझते हैं कुछ मेडिसिन को शॉर्टकट में, जैसे आर्निका को हम समझ लेते हैं, डिफरेंशिएशन समझते हैं इसका कि आर्निका हम कब यूज करेंगे, किस तरह के हाइड्रोसिल में हमको आर्निका चाहिए। तो जहां चोट लग के हाइड्रोसिल का कंडीशन हुआ है, किसी तरह का इंजरी होकर के हुआ है, उसके बाद जो है हाइड्रोसिल के साथ साथ तो उल्टी जैसा है, पेट में दर्द रहता है, और खास करके कुछ भी खाने के बाद या खाने के दौरान कोई तरह का खाना अगर खा रहे हैं और उस दौरान अगर पेट में दर्द महसूस हो रहा है, एब्डोमिनल एरिया में जो है आपको पेन फील हो रहा है, पेट जो लग रहा है जैसे फैलता जा रहा है, पेट लगता है फैला हुआ है, बढ़ गया है पेट, डिस्टेंडेड एब्डोमेन महसूस हो रहा है, तो ये सारी कंडीशंस अगर हैं और इंजरी है, मतलब बाकी सिम्टम्स अपने जगह लेकिन इंजरी टॉप मोस्ट पेक्यूलियर सिम्टम आपको। और दूसरा कि खाने के दौरान उल्टी जैसा लगना, वोमिटिंग रहना, नोजिया रहना ठीक है, खाने के दौरान पेट में दर्द होना, ये दो से अगर पेक्यूलियर सिम्टम आपको अगर है तो आर्निका ही चाहिए।
उसके बाद अगर बात करें एब्रोटेनम को जैसे ले लेते हैं, तो एब्रोटेनम आप जानते हैं कि बच्चों के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। और उसके साथ साथ बाकी अगर कुछ पेक्यूलियर सिम्टम की बात करें तो एब्रोटेनम का पेशेंट आपको बतलाता है कि पेट लगता है जैसे पानी से भरा हुआ है, मतलब पूरा का पूरा जो पेट में पानी भरा हुआ है, तो उस तरह के लोगों के लिए बहुत खास है। उसके बाद आप एब्रोटेनम में एक खास सिम्टम क्या है कि एब्डोमिनल एरिया में जो पूरा के पूरा एब्डोमेन रीजन में जो है आपको लिम्फ छोटे 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 जो है वो लम्प्स बन जाते हैं, मतलब कि आपको एक तरह का सिस्टिक ट्यूमर जैसा आप कह सकते हैं कि उभार आपको, और खास करके एब्डोमिनल रीजन में ही आपको ये चीज देखने को मिलता है। तो ये एब्रोटेनम के लिए एक खास सिम्टम हो जाता है। उसके साथ ही बर्बेरिस वल्गेरिस एक अच्छी मेडिसिन है। बर्बेरिस वल्गेरिस आप यूज कर सकते हैं जब हाइड्रोसील तो रहेगा ही, पेन रहेगा, स्वेलिंग रहेगा, इन्फ्लेमेशन, मतलब हाइड्रोसील के जो सिम्टम है आप उसको तो काउंट करके ही चलेंगे इसमें। बाकी मैं पेक्यूलियर सिम्टम्स बतला रहा हूँ हर मेडिसिन के बारे में। तो जैसे बर्बेरिस वल्गेरिस को ले ले तो होल बॉडी, पूरा शरीर में जो है दर्द रहेगा, पूरे बॉडी में दर्द रहता है, बॉडी एक रहता है पूरा, जी मितलाने जैसा रहेगा, नोजिया अच्छा खासा रहेगा। उसके बाद जो है बहुत तेज एकदम जलन महसूस होता है आपके टेस्टिस में, मतलब कोई भी पेशेंट आता है बताता है कि टेस्टिस में बहुत ज्यादा इंटेंस जलन है, एकदम बहुत भयंकर तरह का जलन और दर्द रहता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। और खास करके साथ में बताता है कि बिल्कुल चल फिर नहीं सकते, एकदम थोड़ा सा भी चलते हैं तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बुरा हाल हो जाता है, एकदम चलना फिरना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। तो ये बर्बेरिस वल्गेरिस के लिए बहुत अच्छी पेक्यूलियर सिम्टम हो जाता है आपका। उसके बाद बात करें तो एक इंपॉर्टेंट सिम्टम बर्बेरिस वल्गेरिस के बारे में क्या है कि आफ्टर सेक्स जो है, मतलब कि सेक्स के बाद जो है बहुत ज्यादा इंटेंस वीकनेस, मतलब कोई अगर सेक्स करता है तो आफ्टर इजैकुलेशन बहुत ज्यादा इंटेंस वीकनेस अगर महसूस हो रहा है तो उनके लिए भी बर्बेरिस वल्गेरिस जो है बहुत अच्छी मेडिसिन हो सकती है। फिर साथियों बात करें क्लेमेटिस, एक बहुत अच्छी मेडिसिन होती है साथियों। क्लेमेटिस का आप यूज कर सकते हैं जैसे कि पेट में दर्द रहना, पूरे एब्डोमिनल रीजन में जो है आपके दर्द रहना, और खास करके आगे झुका नहीं जाता। जैसे कि आपको याद होगा कोलोसिन में क्या होता है कि डबल बेंड करने से आगे झुक करके और पेट पकड़ के रखने से जो है अच्छा महसूस होता है। वहीं अगर हम बात करें क्लेमेटिस के बारे में तो क्लेमेटिस आगे की तरफ बिल्कुल भी झुक नहीं सकता है आगे की तरफ झुकता है उसका प्रॉब्लम बढ़ रहा है, बहुत पेक्यूलियर सिम्टम है साथियों। और उसके साथ साथ क्या है कि पेशाब करने के वक्त भी बहुत ज्यादा पेट में दर्द होता है, मतलब आगे झुकेगा तो बहुत ज्यादा एब्डोमिनल पेन होगा, लोअर एब्डोमिनल में या एब्डोमिन में कहीं भी। उसके बाद टॉयलेट के दौरान, यूरिनेशन के दौरान जो है उसको बहुत ज्यादा पेन फील होगा। उसके साथ हेवीनेस एक आपके जो पूरे टेस्टिकल्स में है, एक बहुत ज्यादा हेवीनेस आपको फील होते रहता है, बहुत ज्यादा भारीपन आपको लगता है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट सिम्टम क्या है कि इजैकुलेशन के दौरान या इजैकुलेशन के बाद जो है बहुत ज्यादा भयंकर जलन महसूस होना आपके पेनिस में। ये आपके क्लेमेटिस का एक बहुत पेक्यूलियर सिम्टम है कि इजैकुलेशन के बाद अगर बहुत ज्यादा पेनिस में जलन रहता है, बर्निंग सेंसेशन रहता है, उसके बाद आगे झुकने से पेट में दर्द आपको महसूस होता है, कुछ भी टॉयलेट करने के दौरान, यूरिनेशन के दौरान पेट में दर्द, तो ये सारे जो है आपके पेक्यूलियर सिम्टम, इसको अगर आप याद रखते हैं तो फिर आप बिल्कुल मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। तो ये सारी तो मेडिसिन हैं इसको दोस्तों, लेकिन मैं जहां तक सबसे ज्यादा मेडिसिन को जानता हूं जो सबसे ज्यादा उपयोग की जाती है वो है साथियों रोडोडेंड्रन। और रोडोडेंड्रन पर साथियों हम बात करेंगे विस्तार में, थोड़े से विस्तार में। तो साथियों रोडोडेंड्रन के बारे में सबसे पहला और सबसे पेक्यूलियर चीज आप जान लीजिए कि बिजली कड़कने वाला जो मौसम होता है, मतलब कि बिजली कड़क के, बादल कड़क करके, और जो आंधी तूफान जैसा जो मौसम होता है, तो बिजली के कड़कने से, बादल के कड़कने से जिस पेशेंट का प्रॉब्लम बढ़ता हो, चाहे वो हाइड्रोसील का प्रॉब्लम हो या किसी तरह का प्रॉब्लम हो, अगर वो बढ़ता है उसकी तकलीफें बढ़ जाती हैं, या फिर बिजली बादल कड़कने से बहुत ज्यादा जो है पेशेंट डरता भी अगर है, तो उसके लिए रोडोडेंड्रन एक अच्छी मेडिसिन है। साथ में रात के समय में प्रॉब्लम्स का बढ़ना, ये आपको ध्यान में रखने योग्य है कि बादल वगैरह बिजली कड़कने से, आंधी तूफान के पहले रात के समय में जो है आपके प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ा करते हैं, तो इसको ध्यान रखने योग्य है। उसके बाद बाकी सिम्टम्स की बात करें साथियों तो रोडोडेंड्रन का पेशेंट का आदत होता है कि वो एक पैर पर दूसरे पैर को चढ़ा करके ही सोएगा, किसी तरफ करवट करके, या सीधा भी लेटेगा तो एक पैर को दूसरे पैर पर रख करके ही सोएगा।
उसके बाद दर्द की बात करें साथियों तो कुचलन जैसा, बिल्कुल जैसे पंक्चर्ड वॉन्ड होता है कि दब जाने कुचलने के तरह का जो दर्द होता है, तो कुचलने जैसा दर्द आपको जो है देखने को मिलता है रोडोडेंड्रन में। उसके बाद बाकी सिम्टम्स अगर हम रोडोडेंड्रन का देखें साथियों तो दर्द आपके रिब्स के नीचे जो है दर्द रहना, उसके बाद आपका जो इंग्विनल रिंग है, मतलब कि वो पूरा का पूरा आपके पेनिस के सराउंड का जो पूरा इंग्विनल रिंग जिसको हम कहते हैं, तो उसमें जो है बैठने के दौरान और कुछ भी करने के दौरान जो है बहुत ज्यादा पेन रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद नोजिया आप रोडोडेंड्रन में देखते हैं, वोमिटिंग देखते हैं आप किसी तरह का, खास करके लिक्विड अगर कोई तो पेशेंट है वो ये बतला रहा है कि किसी तरह जैसे पानी पीते हैं या कुछ भी पीते हैं और तुरंत जो है उल्टी हो जाता है, तो इस तरह का जो सिम्टम है ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है रोडोडेंड्रन के लिए। तो कुछ भी लिक्विड लेते हैं और लगे हाथ उल्टी हो जाता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है आपका। उसके साथ वोमिटिंग मैंने आपको बतलाया, नोजिया हो गया आपका। उसके बाद आपके जेनाइटल्स में या आपके जांघों में जो है दर्द बहुत ज्यादा रहना। उसके बाद आपके पीनिस में जो है थ्रॉबिंग सेंसेशन रहता है, मतलब होता है ना कि टभकने जैसा, भक 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 धड़कन जैसा महसूस होता है आपकी पीनिस में, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। उसके बाद टेस्टिस में आपके खिंचावट जैसा दर्द होता है, और टेस्टिस में जो खींचने जैसा दर्द होता है वो जो है कंटिन्यू ऊपर की तरफ बढ़ते जाता है, मतलब वो पूरे पेट के आपके पूरे एब्डोमिनल रीजन को ले लेता है और पूरा में एक खिंचाव जैसा एक पेन आपको फील होता है। उसके बाद स्वेलिंग रहता है। फिर हाँ, रोडोडेंड्रन में एक और खास बात है कि ये लेफ्ट से ज्यादा कहा जाता है कि राइट साइडेड मेडिसिन है, तो राइट मतलब रोडोडेंड्रन हालांकि किसी भी साइड में हो यूज करने योग्य है, उपयोगी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ राइट के लिए है। हाँ, सिर्फ राइट में अगर किसी को होता है तो रोडोडेंड्रन उस पर एक खास प्रभाव दिखलाती है। सिर्फ राइट टेस्टिकल में अगर स्वेलिंग है और उसमें दर्द है और बाकी सिम्टम्स है तो उसके लिए खास करके, और उसमें भी एक पेक्युलरिटी क्या है कि टच बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता, बिल्कुल थोड़ा सा भी छूने से जो है दर्द महसूस अगर होता हो, परेशानी होती हो, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम हो जाता है आपके रोडोडेंड्रन के लिए। उसके बाद दर्द जो है आपका वो आपके स्क्रोटम से लेकर के और पूरा का पूरा एक फील होता है कि नीचे का पूरा पेल्विक एरिया जो टोटल है आपका उस सब में दर्द होता है। आपके एनस तक में खिंचाव महसूस होता है, लगता है जैसे कि स्क्रोटम से एनस तक चला गया है पेन। तो ये सारी चीजें हैं साथियों, ये सारे तरह के दर्द हैं, ये सारी पेक्युलियर सिम्टम्स हैं आपके सिर्फ अकेले रोडोडेंड्रन के लिए। अगर हम एमेलियोरेशन की बात करें साथियों तो रोडोडेंड्रन का पेशेंट जो है उसको खाना खाने के बाद, भोजन के बाद जो है उसे थोड़ा सा आराम महसूस होता है, एमेलियोरेट फील करता है। उसके साथ साथ सिर को बांध के रखने का मन करता है उसको, या फिर सिर को ढक के रखने का मन करता है, मतलब कुछ कवर्ड होना चाहिए या फिर कुछ लपेटा हुआ होना चाहिए, वो ऐसे खुले में अपने सर को नहीं रखना चाहता। उसको वैसे सोना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, और खास करके बरसात वगैरह के मौसम में तो वो सर पे तकिया रख करके सोना चाहता है। उसके बाद बात करें साथियों एक्सरसाइज से अच्छा महसूस होता है। रोडोडेंड्रन का पेशेंट एक्सरसाइज करना चाहता है, वो बताया कि सर एक्सरसाइज करते हैं तो मेरा जो बीमारी है वो सब कुछ जो है ठीक रहता है, एक्सरसाइज छोड़ देते हैं तो मेरा बीमारी बढ़ जाता है। तो इस तरीका के इस तरह का बात करने वाले जो लोग हैं उनके बारे में भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि वो रोडोडेंड्रन के पेशेंट हैं। आपको उनमें रोडो के सिम्टम्स, अदर सिम्टम्स भी जरूर कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। उसके बाद इसका एग्रावेशन आप समझ गए साथियों कि रात में बढ़ता है, टच से इसका एग्रावेशन होता है, और किसी भी तरह का बादल गरजने का, तूफान आंधी का मौसम आने से पहले या उसके दौरान भी और उस मौसम में भी जो है इसके पेशेंट्स के प्रॉब्लम जो है रोडोडेंड्रन के वो बढ़ जाते हैं साथियों। तो ये था आपका रोडोडेंड्रन। आशा करते हैं कि जानकारी आपको अच्छी लगी हो। पूरा वीडियो आपने यहाँ तक देखा तो आप समझ गए होंगे कि हाइड्रोसील क्या है, उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या उसके डिफ्रेंशिएशंस है, क्या क्या मेडिसिन हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको बतला दी हैं साथियों। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर किसी आप अपने जान पहचान वाले को जानते हैं जिनके साथ इस तरह की समस्या है तो उनको ये वीडियो जो है आप शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं उनके साथ, जिससे कि उनको अपने लाइफ में और अपने समस्या से थोड़ा सा जूझने का जो है हेल्प मिले, थोड़ा सा सपोर्ट मिले। और किसी मेडिसिन से अगर उनको चाहिए कि वो इसमें से कोई अगर लगता है उनको अपने लाइक मेडिसिन तो यूज़ करके हो सकता है कि वो ठीक भी हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं साथियों। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में।